नमस्कार साथियों, गुरुपुत्र बायोलॉजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे कृत्रिम संकरीकरण, विपुंसन, बोरावस्त्राकरण और भ्रूण का परिवर्धन और इसके अलावा परागनलिका के निर्माण की प्रक्रिया, ये टॉपिक रहेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास की ओर चलते हैं। देखो, सबसे पहले कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है? तो कृत्रिम संकरीकरण को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए 2 चीज़ें समझ लो कि मान लो कि एक प्रजाति है जिसके 2 विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे मटर के 2 अलग-अलग पौधे हैं। तो इन दोनों पौधों में जो विशेष प्रकार के गुण हमें देखने को मिलते हैं, उसको किसी एक पौधे के अंदर ही स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसी को हम कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है? ताकि जो नई संतान उत्पन्न हो ना, उसमें उन दोनों जो पादप हैं, उन दोनों के गुण अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए। तो ठीक है ना? और कृत्रिम संकरीकरण जो होता है ना, वो फसल की उन्नति और प्रगतिशीलता के कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर इनका उपयोग फसल की उन्नति के लिए किया जाता है। कृत्रिम संकरीकरण कराने के लिए निम्न क्रियाविधि अपनाई जाती है। सबसे पहले तो होती है विपुंसन। अब डायग्राम के माध्यम से समझना कि विपुंसन क्या होता है, बोरावस्त्राकरण क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो, ये एक पुष्प है। इस पुष्प पर आपको पुंकेसर भी देखने को मिल रहा है और स्त्री केसर भी देखने को मिल रहा है। हमें क्या करना है कि इसी के साथ में कृत्रिम संकरीकरण करवाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पुष्प, ये पुंकेसर जो है ना, परिपक्व होने से पहले इनको चिमटे की सहायता से हटा देना चाहिए। हटा देंगे। मान लो कि ये देखो, यहाँ पर ही चिमटे की सहायता से इन पुंकेसरों को हटा दिया जाता है। पीछे क्या बचेगा? पीछे सिर्फ और सिर्फ ये स्त्री केसर बचेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपके विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट है बोरा वस्त्राकरण। क्या होता है? जैसे ये स्त्री केसर बचा है, अब इस स्त्री केसर के ऊपर किसी कोई दूसरी जाति के, या हम कह सकते हैं अवांछनीय प्रकार के जो परागकण है वो आकर के न गिरे, तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? जैसे ये स्त्री केसर है, तो ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है। इस वर्तिकाग्र को हम, या पूरे पूरे स्त्री केसर को हम पेपर की मदद से ढक देते हैं, ताकि इस पर किसी दूसरे प्रकार के परागकण आकर के ना गिरे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोरा वस्त्राकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? बोरा वस्त्राकरण। तो देखो, यदि द्विलिंगी पुष्प में स्व परागण को रोकने के लिए किसी पादप के पुंकेसर पर स्थित पराग कोश को परिपक्व होने से पहले कैंची या चिमटे से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। वही दूसरी वाली में बोरावस्त्राकरण में समझो कि विपुंसन की प्रक्रिया के पश्चात में जो वर्तिकाग्र बचता है, उस पर अवांछित पराग कण को गिरने से रोकने के लिए इसके ऊपर बटर पेपर या पतले कागज या प्लास्टिक की थैली से ढकने की जो प्रक्रिया होती है, वो बोरावस्त्राकरण कहलाती है। एक पॉइंट ये भी याद रखो कि एक लिंगी पादपों में पर परागण को रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मान लो कि विपुंसन की प्रक्रिया होगी, बोरा वस्त्राकरण हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने उसके अंदर परागकण डाल दी। अब उसके चारों ओर क्या करेंगे? टैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैग लगाएंगे, ताकि हमें पता रहेगा। टैग का मतलब हो गया निशानी लगाएंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि इसके साथ में हमने कृत्रिम संकरीकरण की प्रक्रिया की थी। तो जिस पादप पर विपुंसन या बैगिंग की प्रक्रिया की गई है, उस पर निशान के रूप में रिबन या कोई रंग लगाना, जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। तो पहले विपुंसन करेंगे, फिर उसके बाद में बैगिंग करेंगे। बैगिंग के बाद में उसके अंदर परागकण डाल देंगे। परागकण डालने के बाद में पुनः बैगिंग कर देंगे या फिर टैग लगा देंगे। अब देखो, प्रश्न है, यदि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर अन्य जाति के परागकण गिरने पर क्या होगा? तो ये सीधा सीधा उत्तर है कि जो स्त्री केसर होता है, वो पराग अंकुरण या वर्तिकाग्र में पराग नलिका जो होती है, उसकी वृद्धि को खुद ही रोक देता है। अब देखो, पराग स्त्री संकर्षण क्या होता है? पराग स्त्री संकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सारे टॉपिक, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। अब जैसे वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण गिर गए, उनके अंकुरण से लेकर के बीजांड में पराग नलिका के प्रवेश होने तक की जो समस्त घटनाएं होती है, उनको पराग स्त्री संकर्षण कहते हैं। ये कंटिन्यू चलने वाला परिक्रम है, यानी गतिक प्रक्रम है। स्त्री केसर पर परागकण सही गिरे तो स्त्री केसर उसे स्वीकार करके पराग पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है और निषेचन की ओर आगे बढ़ता है। अगर स्त्री केसर के ऊपर परागकण सही गिरता है तो आगे निषेचन की क्रिया होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि पराग पश्च घटना होती है। आगे बात समझ। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया के निम्न चरण है। अब देखो, सबसे पहला परागकणों का अंकुरण। परागकणों का अंकुरण। जब परिपक्व परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो समान जाति के परागकणों का चयन वर्तिकाग्र पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के रसायनों द्वारा किया जाता है। तो वर्तिकाग्र पर क्या मिलेगा आपको? जल मिलेगा, शर्करा मिलेगी, बोरोन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। ये पाए जाते हैं, जिन्हें परागकण जनन छिद्र द्वारा, यानी कि परागकण के अंदर जो जनन छिद्र पाया जाता है, वो इनको अवशोषित करता है, और जो काई कोशिका पाई जाती है उसको बड़ी या स्फीत कर लेता है, बड़ी कर लेता है, जिससे अंत्यचोल जो होती है वो बाहर की ओर निकलकर पराग नलिका का निर्माण करती है।
डायग्राम के माध्यम से समझो। ये एक डायग्राम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है इसको, कि ये बोर्ड 2023 में डायग्राम पूछा गया है। अब मैं आपको जो डायग्राम बता रहा हूँ उसके अनुसार आप इन सब चीजों को समझो, ठीक है। देखो, ये वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर जल मिलेगा, शर्करा मिलेगी, बोरॉन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और ये इसके ऊपर मान लो कि परागकण आकर गिर गया। अब जैसे ये परागकण गिरा तो इस पर पाए जाने वाले ये विभिन्न जो रसायन है, ये रसायन इस परागकण का जो जनन छिद्र है, ये जनन छिद्र इनको अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो इसकी अंत्यचोल, अंदर वाली जो चोल होती है, अंत्यचोल बड़ी हो जाएगी, स्फीत होगी। बड़ी होगी तो यहाँ से किसका निर्माण करेगी? पराग नलिका। जैसे यहाँ पर देखो, ये अंत्यचोल हो गई, ये बड़ी होकर के इस प्रकार ये पराग नलिका बना रही है, तो ये ध्यान रखोगे। अब ये पराग नलिका किस में जाएगी? ये वर्तिका में जाएगी। ये वर्तिका हो गई आपके। और जब ये वर्तिका में प्रवेश करेगी तो ये पराग नलिका क्या करेगी? प्रोटीनेज एंजाइम निकालेगी, ताकि ये वर्तिका के अंदर पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट कर दी जाएगी, ताकि पराग नलिका को आगे रास्ता मिल सके। तो दिशा निर्देशित करने का काम करेगी, या उनको आगे ले जाने का काम करेगी। तो यहाँ पर भी यही चीज लिखा है कि कुछ पादपों में परागकण दो कोशी की स्थिति में, दो कोशी की स्थिति में, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर कि एक तो परागकण होता है जिसमें एक तो काई कोशिका और जनन कोशिका दो ही पाई जाती है, तो ये दो कोशी की स्थिति आ जाती है और गिरते हैं, यानी कि दो कोशी की स्थिति में गिरते हैं। जबकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके परागकणों के अंदर जो जनन कोशिका होती है, ये विभाजित होकर के दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, और उसके अंदर ये काई कोशिका मिलती है। तो जनन कोशिका विभाजित होकर के वर्तिकाग्र में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। अर्थात सीधी सीधी बात है कि कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो दो कोशी की अवस्था में वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, कुछ परागकण तीन कोशी की अवस्था में वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं। जिन पादपों में, देखो ये लिखा है कि जिन पादपों में परागकण तीन कोशी की अवस्था में होते हैं, उनमें पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका द्वारा प्रोटीनेज एंजाइम का स्त्रावन किया जाता है, जो क्या करेगा? वर्तिका को खोलने का काम करता है। अब देखो, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। एक जनन छिद्र के माध्यम से एक पराग नलिका बनती है, हमेशा ध्यान रखोगे। वर्तिका के उत्कों के माध्यम से वर्धिकर अंडाशय तक पहुंचती है, और ये तीन तरीकों से प्रवेश कर सकती है। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। अब तीन तरीके कौन कौन से? तो समझो, तीन तरीके कौन कौन से होंगे। सबसे पहला निभागीय प्रवेश, निभाग से प्रवेश करेगी। अध्यावरणीय प्रवेश, जिसमें अध्यावरण वाले क्षेत्र से प्रवेश करेगी। और बीजांड द्वारी प्रवेश, जो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो समझो, देखो डायग्राम के माध्यम से समझो। निभागीय प्रवेश, मान लो ये पराग नलिका आ रही है और ये यहाँ पर निभाग है, ये निभाग है, तो इस निभाग वाले सिरे से ये प्रवेश करेगी और नीचे से वापस दो सहायक कोशिका के पास में चली जाएगी। तो ये हो गया निभागीय प्रवेश, ठीक है। और ये निभागीय प्रवेश क्यों करेगी? क्योंकि अगर यहाँ पर पोषणीय पदार्थ ज्यादा है तो उसी साइड से ये ज्यादा प्रवेश करेगी। साई कोशिका के पास में, ये हमेशा ध्यान रखो, पराग नलिका हमेशा कहीं से भी प्रवेश करो, ये जाएगी साई कोशिका के पास में। क्यों जाएगी? क्योंकि साई कोशिका के पास में कौन मिलेंगे? तंतु रूप समूचे मिलेंगे, या तंतु रूप उपकरण पाए जाते हैं जो इसको दिशा निर्देशित करने का काम करते हैं। दूसरा होता है अध्यावरणीय प्रवेश। मान लो पोषणीय पदार्थ यहाँ अध्यावरण में ज्यादा है, तो पराग नलिका यहाँ से प्रवेश करेगी, तो इसको बोलेंगे अध्यावरणीय प्रवेश। तीसरा जो होता है बीजांड द्वारी, ये अधिकतर यही बीजांड द्वारी प्रवेश ही होता है कि पराग नलिका आई और बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश कर गई। आगे बात समझो, ठीक है। अब देखो, अब मान लो तीनों में से किसी एक से वे प्रवेश कर गई, तो पराग नलिका का क्या हो गया? भ्रूण कोश में प्रवेश हो गया। जब पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, तो बीजांड द्वार पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय फिलीफोरम उपकरण पराग नलिका को प्रवेश को दिशा निर्देशित करने का काम करते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था। तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से पराग नलिका भ्रूण कोश में उपस्थित एक सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी। अब जिस सहायक कोशिका में प्रवेश की, वो सहायक कोशिका क्या हो जाएगी? नष्ट होने लग जाएगी। और इसके जीव दरिया में पराग नलिका द्वारा दो नर युग्मकों को छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब है, इसी दौरान केंद्रीय कोशिका में उपस्थित दोनों अगुणित केंद्रक आपस में मिलकर द्विगुणित हो जाते हैं। एक बार पढ़ देते हैं, फिर मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको। देखो, युग्मक संलयन या दोहरा निषेचन, नष्ट होती हुई सहायक कोशिका में उपस्थित दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और इसके केंद्र के साथ में संलित हो जाता है, जिसे युग्मक संलयन या द्विसंलयन कहते हैं। युग्मक संलयन के दौरान एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में उपस्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गमन करता है और इसके साथ में संगलित होकर के प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक बनाता है। बोर्ड 2024 में ये खाली जगह पूछी गई है, जिसको बोलेंगे हम पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
इस प्रक्रिया में 3 अगुणित केंद्रक संगलित होते हैं, इस कारण इसको त्रिसलियन कहते हैं, अर्थात ये ट्रिपलेट होता है, 3n होता है, 3n। अभी नीट में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो त्रिगुणित होती है, तो याद रखो कि भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है, 3n वाला होता है। अब देखो ये सारा डायग्राम अभी डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, भ्रूणकोश में 2 प्रकार का संलयन, जिसमें से एक युग्मक संलयन होता है, दूसरा त्रिसंलयन के निर्माण के लिए 2 बार निषेचन की क्रिया होती है, जिसे दोहरा निषेचन कहते हैं। ये भी बोर्ड 2023 में परिभाषा पूछी गई है दोहरा निषेचन की। त्रिसंलयन के पश्चात में केंद्रीय कोशिका जो होती है वो पीईएन का निर्माण करती है, पीईसी का, प्राइमरी भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करती है और भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज जो होता है वो भ्रूण के रूप में परिवर्तन होता है। एक सहायक कोशिका और 3 प्रतिमुखी कोशिका नष्ट हो जाती है, युग्मनज को पोषण देने तो नष्ट हो जाती है, जिससे युग्मनज का विभाजन शुरू हो जाता है। अब देखो इतनी बड़ी राम कहानी का सीधा सीधा सिंपल सा डायग्राम के माध्यम से समझो। मैं डायग्राम लेकर के आता हूं। देखो ये आपके जो है ना, ये पराग कण और ये पराग नलिका निकली। अब ये पराग नलिका प्रवेश कर रही है इसके अंदर बीजांड द्वार के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। जैसे मान लो ये पराग नलिका है, ये क्या है, पराग नलिका, और इस पराग नलिका में कौन है, 2 नर युग्मक है, एक घेरा एक घेरा, ये 2 क्या है, नर युग्मक। अब जैसे ये नर युग्मक पराग नलिका आगे की ओर बढ़ रही है, एक सहायक कोशिका के पास में जाती है और ये सहायक कोशिका धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। अब ये सहायक कोशिका नष्ट हो गई, तो अब ये जो नर युग्मक होता ना, ये वाला नर आगे जो चल रहा है, ये नर युग्मक जाएगा और इस अंड कोशिका के साथ में संलित हो जाता है। तो ये कोशिका कैसी होती है, ये अगुणित कोशिका होती है, और एक नर युग्मक भी कैसा होगा, अगुणित होगा। तो n यानी कि n संरचना ये वाली और n संरचना अगुणित ये वाली संरचना दोनों मिलकर के क्या बनाएगी, 2n बनाएगी। तो एक निषेचन तो ये हो गया, जिसमें अंड कोशिका के साथ में एक नर युग्मक बन गया, और यही अंड कोशिका के साथ में जो नर युग्मक आकर के संलित हुआ, ये आगे जाकर के किसका निर्माण करेगा, युग्मनज बनाएगा। युग्मनज कैसा हो जाएगा फिर, 2n हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक तो चला गया, अब बचा दूसरा नर युग्मक। ये नर युग्मक आएगा, आता जा रहा प्रवेश करेगा सीधा और जाएगा, कहाँ जाएगा, इस केंद्रीय कोशिका में। कौन है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है। अब 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं सेंटर के अंदर, ठीक है, इनके साथ में ये नर युग्मक आकर के संलित होगा। तो 2 ध्रुवीय केंद्र के, एक ये n हो गया, ये n हो गया, और दूसरा नर युग्मक भी n होगा। तो n यानी कि n प्लस n बराबर हो गया 3n। क्या हो गया, 3n। तो ये जो संरचना होगी वो कैसी हो जाएगी, त्रिगुणित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, त्रिगुणित। कहने का मतलब ध्रुवीय केंद्रक आगे जाकर के जब 3n हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, 3 केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिसंलयन। क्या बोलेंगे, त्रिसंलयन। अब जब त्रिसंलयन हुआ तो ये त्रिसंलयन आगे जाकर के ये किस में बदल जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, पोष ध्यान रखना, एंडोस्पर्म केंद्रक ये बनाएगा। अब ये बन गया, ठीक है। ये रिक्त स्थान पूछा गया है, रिक्त स्थान के अंतर्गत एक खाली जगह के अंतर्गत पूछा गया, और ये कैसी संरचना है, त्रिगुणित संरचना है। इसकी सूत्र गुणिता क्या होती है, त्रिगुणित होती है। अब ये कोशिका बचेगी। अब ये जो कोशिका, इसका नाम है केंद्रीय कोशिका, ये कोशिका भी बदल जाती है किसमें, पीईसी में। पीईसी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है। और यही नीट 2026 के अंदर पूछा गया कि ये कोशिका कैसी होती है, ये 3n होती है, त्रिगुणित होती है। आगे बात समझे। अब ये प्रतिमुखी कोशिका और ये एक सहायक कोशिका जो बचती हैं, ये इनको इस भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करने के लिए धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब दोहरा निषेचन क्या कहते, किसको कहते हैं, तो याद रखना, एक तो इसके अंदर क्या हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हो रहा है। एक संलयन तो युग्मनज के निर्माण के समय हो रहा है, दूसरा त्रिसंलयन हो रहा है। तो निषेचन की प्रक्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे दोहरा निषेचन। आगे बात समझो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भ्रूणपोष। अब जो भ्रूणपोष है, एक त्रिगुणित संरचना होती है, निषेचन के बाद में आवर्तबीजी पादपों में बनती है। यह भी मैंने बता दिया था कि जो पीईएन और पीईसी का निर्माण होती है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होती है वही आगे जाकर के किस में बदलती है, भ्रूणपोष में बदलती है। तो ये कैसी कोशिका होगी, 3n कोशिका होगी। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होकर के एक त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक बनाती है। इसकी कोशिका खाद्य पदार्थों से परिपूर्ण होती है। इनकी कोशिकाओं में बहुत सारा खाद्य पदार्थ पाया जाता है। जब तक भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होगा, आगे भ्रूण का परिवर्धन भी नहीं होता है। अब ये भ्रूणपोष का विभाजन या परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष जो होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष है। मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है, देखो,
देखो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में पाया जाने वाला त्रिगुणित त्रिगुणित केंद्रक बार बार विभाजित होकर के केंद्रीय भ्रूणपोष का निर्माण करता है। एग्जाम्पल, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल विशेष तौर से याद रखना, कच्चा नारियल का पानी। कच्चे नारियल का जो पानी है ये हजारों न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, हजारों भ्रूणपोष से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, देखो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, डायग्राम से समझ में आएगा। ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, एग्जाम्पल याद रखना, और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है जिसमें बहुत सारी कोशिका बन जाती है, जैसे नारियल का गिरी या सफेद गुद्दा। माध्यमिक में दोनों प्रकार का, यानी मध्यवर्ती प्रकार का भ्रूणपोष है जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप कोशिकीय व केंद्रीय के दोनों स्थितियां ही भ्रूणपोष कोष में होती हैं, पूरा नारियल। एग्जाम्पल के रूप में देखो 3 डायग्राम बना रखे मैंने। पहला डायग्राम मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का है, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष का, तीसरा हेलोबियल है। देखो ये 3N केंद्रक है। अब इसमें विभाजन हुआ, केवल केंद्रक में विभाजन हो रहा है, बहुत ज्यादा केंद्रक बन रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में केंद्रक बन रहे, तो इसको बोलेंगे हम मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरी वाली में देखो ये केंद्रक बना और इसके चारों ओर कोशिका भित्ति बन गई, ये केंद्रक बना, इसका विभाजन हुआ, ये कोशिका भित्ति बन गई, केंद्रक बना, कोशिका भित्ति बन गई, तो कोशिकीय भ्रूणपोष हो गया, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, इसमें केवल केंद्रक का निर्माण हो रहा है। अब हेलोबियल में दोनों प्रकार का हो गया, बीज के अंदर तो क्या मिलेगा आपको, केंद्रक मिलेंगे, बहुत सारे केंद्रक का विभाजन होकर के बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे, और साइड में क्या मिलेंगे हमें, कोशिकाएं मिलेगी, बहुत सारी कोशिकाएं बनी हुई है। जैसे नारियल आपने देखा होगा, पूरा का पूरा जो नारियल होता है उसके चारों ओर कोशिका मिलेगी बीज के अंदर, और अंदर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पानी तो हो गया हेलोबियल, सॉरी मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण, और चारों ओर जो बीज बन रहा नारियल की जो गिरी बन रही है वो कोशिकीय भ्रूणपोष हो गया, इसलिए इसको दोनों को मिक्स रूप में हम हेलोबियल बोलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही काफी है, 16-17 मिनट की क्लास काफी हमारे लिए, ठीक है, धन्यवाद।